Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे पास अगर मैं काम करने की बात करूं तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं, राइट, जिसके तहत हम प्रोग्राम्स को चलाते हैं और उन स्ट्रैटेजी का मकसद क्या है। तो एक हमने गोला दिखाया था, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन क्या था, वाइट। तो ऑब्वियसली बात है, जो वाइट पोर्शन में लोग हैं उनके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो लोग ग्रीन में हैं उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग हो सकती है। जो येलो में हैं और रेड में हैं उनकी स्ट्रैटेजी और भी अलग हो सकती है। और ऐसा क्यों? हम सब यूनिक हैं, अलग हैं, तो हम सब के जो चॉइसेस हैं, हम सब का जो पसंद है वो अलग है। क्यों? क्योंकि हम सब अपने आप में यूनिक हैं। तो हर इंडिविजुअल जो आपके सेंटर में आ रहा है उसको आपको यूनिक ट्रीट करना पड़ेगा। उनकी ड्रग हिस्ट्री अलग है, उनका सराउंडिंग अलग है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उसका इंडिविजुअल जो बैकग्राउंड है वो अलग है। तो ऑब्वियसली मेरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, उनके रिस्क अलग हैं, राइट। तो मैं एक ही ब्रश से सबको मैं पेंट करने की कोशिश नहीं करूँगा, और अगर ऐसा मैं करता हूँ तो फिर मैं उस इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट को मैं कहीं ना कहीं मैं पीछे छोड़ रहा हूँ। तो हमारे पास अगर ड्रग इशू को डिस्कस करना है, उसको एड्रेस करना है, तो हमारे पास 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहली स्ट्रैटेजी है जो कहती है आप उस पदार्थ की मांग को कम कर दो। और मांग को कम करने का क्या तरीका हो सकता है? अवेयरनेस। ओके, उससे क्या होगा? रेट हाइक, ताकि लोग डिस्करेज हो जाएं कि रेट बहुत ज़्यादा है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अगला डिसीजन लेने के पहले 2 बार सोचेगा कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए सही है या गलत है, या उसके परिणाम की वो परिकल्पना ज़रूर करेगा कि क्या मेरा जो कदम है वो सही है या गलत है, या इसकी वजह से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, मेरे फादर मदर और मेरे सिस्टर ब्रदर सिस्टर को क्या नुकसान हो सकता है, सोसाइटी में मेरी पहचान क्या हो सकती है, स्कूल में मेरे साथ क्या हो सकता है। वो 2 बार ज़रूर उसके बारे में सोचेगा बिफोर टेकिंग अ स्टेप कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आपको पहले बता दिया गया कि अगर आप ये स्टेप लेते हो तो इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं। दूसरा होता है कि मुझे पता नहीं है, अनजाने में दोस्तों के प्रेशर में आके या कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ गए, मैंने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, राइट। तो वो नौबत ना आए और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों के साथ इस तरह के एजुकेटिव सेशंस करना शुरू करें, क्योंकि एज डिफरेंस इन दोनों वर्गों के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो हम जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनको हम बेसिक ड्रग एजुकेशन देंगे, उनको हम टोबैको के बारे में बताएंगे, उनको हम अल्कोहल के बारे में बताएंगे, कैनबिस के बारे में बताएंगे, बस दैट इज़ इट। ये जो मॉड्यूल है ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम बच्चों को प्रिपेयर कर पाएँ, उनको एजुकेट कर पाएँ, प्रिपेयर कर पाएँ कि आने वाले समय में आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, और उस प्रिपरेशन में जो रिक्वायर्ड लाइफ स्किल चाहिए। मुझे मेरे दोस्त को ना बोलना है, अपने दोस्तों के साथ मैं दोस्ती भी बना के रखूं, येट एट द वेरी सेम टाइम मैं अपने आप को उस ड्रग के कंजम्पशन से बाहर निकाल पाऊँ या मैं अवॉइड कर पाऊँ, राइट। तो ये जो तरीके हैं इसको हम कहते हैं लाइफ स्किल। खेल कूद, एक्टिविटी बेस्ड हम कहीं ना कहीं उनको ओरिएंट कर पाएँ कि ड्रग क्या है, ड्रग के होने वाले नुकसान क्या हैं, कैसे आप बचोगे, कैसे आप लाइफ स्किल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ को बेहतर तरीके से लेकर आगे बढ़ोगे। तो पहला, बच्चों को हमें केटर करने की ज़रूरत है। दूसरा, हम लोग या जो अर्ली एडल्टहुड में हैं, 18 साल के ऊपर वाले कम्युनिटी में, उनके बीच में भी हमें कार्यक्रम लेकर जाने की ज़रूरत है, बिकॉज सारे तो बच्चे नहीं होंगे, सारे स्कूल में नहीं होंगे। तो 12th ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं जो कम्युनिटी में हैं उनको हम कैसे एजुकेट करेंगे? तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के माध्यम से। जैसे सुबह में इन्होंने कहा कि हम कल जैसे चर्चा हुई
कि हम कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी में हम नुक्कड़ नाटक करेंगे या स्ट्रीट प्ले करेंगे या कुछ इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, ताकि इन जनरल जनता को पता हो कि नशा क्या है, नशे से होने वाले नुकसान क्या हैं, और अगर कोई व्यक्ति हम में से नशा करता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाने की ज़रूरत है, सर्विसेज कहाँ अवेलेबल है। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हमारे पास खुले हुए हैं जिसके माध्यम से हम कम्युनिटी के बीच में जानकारी लेकर जा सकते हैं, सो दैट दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट सब्सटेंस यूज़, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सब्सटेंस यूज़। और अगर कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है और नशे की वजह से, तो उसको अगर इलाज लेना है तो किसको अप्रोच करना चाहिए और कहाँ अप्रोच करना चाहिए। एक अप्रोच है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव शेयरिंग। तो कभी भी ऐसा नहीं अच्छा माना जाता है कि आप बच्चों के बीच में अगर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं या अवेयरनेस के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं तो किसी एक्स ड्रग यूज़र को लेकर आ जाएं और उनको बोलें कि आप अपनी लाइफ हिस्ट्री इसके सामने में शेयर करो कि आप कैसे बाहर निकले। सो दैट वे आप मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी शुरू कर सकता हूँ और इससे बाहर आ सकता हूँ। ये तरीका सही नहीं माना जाता है। ये तरीका सही होता है जब आप ड्रग यूज़र्स के बीच में अपनी लाइफ हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी नशा ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हैं, उनके सामने आप एक पॉजिटिव एग्जांपल हैं दैट यू कैन ऑल्सो कम आउट एज आई हैव कम आउट, राइट। तो आपको ऑडियंस चुनने में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आप बता रहे हो उसमें हम फिर इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इससे रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं उसको हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में एड्रेस करें। जैसे मैचोइज़म है, हम जब एक सिनेमा देखते हैं तो उसमें अगर आपको याद हो, पहले अगर आप रिकॉल करें तो अक्षय कुमार को एक इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था, हीरो है, सिगरेट पीता है और वो कुछ भी कर सकता है। सो दैट इज़ मोर ऑफ नेगेटिव इमेज ऑफ जिसको हम पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अब वो समय चला गया, तो कहीं ना कहीं आपको साइंटिफिकली, जब आप इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, साइंटिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हो तो आपके नुकसान क्या क्या हैं, और नुकसान फ़ायदे के ऊपर कैसे ओवरवे हो जाएगा। ये बात अगर नहीं बताएंगे तो अगले को समझ नहीं आएगा कि जो थ्रिल है वो मोमेंटरी है, और उसके जो नुकसान हैं वो फार रीचिंग हैं, वो लंबे समय तक आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में जब भी हम कम्युनिटी में काम करें या बच्चों के बीच में काम करें, इस तरह के मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप अवेयरनेस प्रोग्राम में आप एक लार्जर चंक को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ जाता है दूसरा तरीका। एक आपने कहा रेट हाइक कर दो, ठीक है, टैक्सेशन से आप रेट बढ़ा दो, कुछ लोग डिस्करेज हो जाएंगे। वो जो तरीका है दैट हैज़ मोर टू डू विद सप्लाई रिडक्शन, कि आप सप्लाई कम करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने पॉलिसी के माध्यम से लोगों को चाहते हैं कि वो इस तरह का इस्तेमाल ना करें। एक और तरीका है, जैसे आपने कहा लेस कंजम्पशन। लेस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको आइडेंटिफाई करो, ट्रीट करो। ट्रीट करने से क्या होगा? मेरी ड्रग लेने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो डिमांड मेरा ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी कम हो जाएगा। तो जो दो यूनिवर्स था हमारा, एक वाइट, हमारा प्रोसेस क्या है, वाइट को हम वाइट में ही रहने दें, उनको ग्रीन या येलो या रेड में हम ना आने दें, और जो रेड वाले हैं उनको ट्रीट करें, आइडेंटिफाई करें, ट्रीट करें, सो दैट दे बिकम पार्ट ऑफ ईदर ग्रीन जोन और वाइट जोन, राइट। तो इस तरीके से ऑब्वियसली फिर डिमांड आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए क्या तरीका है? पहला तरीका ये है कि आप जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, कस्टम, एक्साइज, उन सब को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत अच्छा सा लॉ लेके आएँ ताकि आपके सिस्टम में इस तरह की चीज़ें एंटर ना हो। दूसरा, अगर कोई लेकर आने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस उसको पकड़े और उसको सजा दे। तीसरी फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं हार्म रिडक्शन। मतलब हमें पता है कि हम डिमांड रिडक्शन से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं, सप्लाई रिडक्शन से अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हार्म रिडक्शन में हम क्या कहते हैं कि अब आप
लोगों के डिमांड पे, सप्लाई पे ध्यान मत दो। जो कंज्यूम करता है आप उसको कंज्यूम करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि उस कंजम्पशन की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज़ करें, उसको हम कैसे कम करें। और इसको हम लोग पब्लिक हेल्थ अप्रोच कहते हैं। पब्लिक हेल्थ अप्रोच से मेरा मतलब है कि हम सब चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हम सब की वजह से दूसरों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो मैं क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, मैं उनको तरीके बताऊँगा कि कैसे आप अपने हार्म्स को मिनिमाइज़ कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कुछ लोगों ने OST प्रोग्राम का नाम सुना होगा, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम। तो जो लोग ओपियोइड का नशा करते हैं उनको क्या होता है, आप स्ट्रीट ड्रग ले रहे हो तो जो हमें 1 नग या 1 ग्राम नशा मिलता है, दिखता है, मैं हेरोइन की बात कर रहा हूँ या स्मैक की बात कर रहा हूँ, उसमें क्वालिटी क्या है किसी को नहीं पता है, राइट। कभी कभी बहुत अच्छा माल आ गया तो ओवरडोज रिलेटेड डेथ हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बॉडी का टॉलरेंस कम है और अचानक मैंने बहुत अच्छा माल ले लिया, बहुत अच्छा सामान मुझे मिल गया, तो ऑब्वियसली बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है और ओवरडोज डेथ हो जाते हैं, जो पंजाब में काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं, दिल्ली में रिपोर्ट होता है, राइट। हमें लोगों को बताना है कि अगर आप नशा करना चाहते हो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सेफ़ रहो। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम। उसमें जो ओपियोइड है, जो स्ट्रीट ड्रग है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक बुप्रेनोर्फिन के टैबलेट से। फ़र्क क्या है, ओपियोइड दोनों में है, बट जो ये बुप्रेनोर्फिन का टैबलेट है ये लैब टेस्टेड है। इसका मतलब है इसकी प्योरिटी इंश्योर्ड है। दूसरी बात, ये दवा किससे मिल रही है आपको? डॉक्टर से मिल रही है। डॉक्टर कितनी दवा दे रहा है वो आपकी खुराक को असेस करने के बाद दे रहा है। ऐसा नहीं है आपको कोई भी बोलेगा 10 टैबलेट ले लो, 20 टैबलेट ले लो। पहले आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है, आपका असेसमेंट किया जाता है, फिर वो डिसाइड करता है कि आपको 4 टैबलेट मिलना है, 5 मिलना है, 2 मिलना है, 1 मिलना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस पूरे प्रोसेस में आपकी काउंसलिंग होती है, रिपीटेड काउंसलिंग होती है, आपका फॉलोअप होता है, आपकी पूरी ट्रैकिंग होती है कि जब से आपने दवा शुरू किया है किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या फैमिली के रिश्ते बेहतर हुए, क्या सोसाइटी के में आपकी जो पहचान थी वापस आई, क्या आप काम पे वापस गए, क्या फैमिली में रिसोर्सेज आने शुरू हो गए। तो जो हमने 5-6 नुकसान देखे थे ना पहले ड्रग की वजह से, उन सारे पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ ये हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो क्या हुआ, हमने उसके नशे को एक ट्रीटमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल, कुछ लोग जो टीका लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आप अपना नीडल सिरिंज शेयर मत करो, एक ही सिरिंज का इस्तेमाल 2 या 2 से ज़्यादा लोग ना करो। क्यों? मुझे नहीं पता कि इनको HIV है या नहीं है, इनके चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, मुझे नहीं पता इनको हेपेटाइटिस C है या नहीं है, B है या नहीं है। अगर हम 3 दोस्त हैं और हम आपस में शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली संभावना है कि अगर ये HIV पॉजिटिव है तो मैं भी HIV पॉजिटिव हो जाऊँ, राइट। तो अगर मुझे बचना है तो नशा मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, मैं अपनी सुई सिरिंज का इस्तेमाल करूँगा, हमारे बीच में शेयरिंग नहीं हो रही है, तो मैं अपने आप को HIV से, हेपेटाइटिस B और C से, या इस तरह के जो ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं उससे मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूँ। नशा रोकना अप्रोच नहीं है, नशे को सेफ़र तरीके से करना अप्रोच है, राइट। ताकि जो HIV इनके अंदर है वो इनसे मुझसे मेरी वाइफ में या बच्चे में या मेरे साथ जितने भी मेरे इंजेक्टिंग या सेक्सुअल पार्टनर हैं उनमें आगे ना बढ़े और ये चेन यहीं पे रुक जाए। सो दैट इज़ द अप्रोच, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक हेल्थ अप्रोच, राइट। तो इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं हार्म रिडक्शन या हार्म मिनिमाइजेशन। तो ये 3 अप्रोच हैं जिस पे आपके पूरे कंट्री भर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। इरका किस अप्रोच का हिस्सा है मुझे बताइए? डिमांड रिडक्शन। आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी में ऐसे लोग जो ड्रग यूज़र हैं आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रीट करते हैं विद द इंटेंशन कि वो दोबारा नशा करना शुरू नहीं करेंगे। टारगेटेड इंटरवेंशन कार्यक्रम जो नाको चलाती है, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी चलाती है,
वो हार्म रिडक्शन अप्रोच का एक हिस्सा है। या अभी जो मैं OSC प्रोग्राम बोल रहा था, पंजाब में ओट प्रोग्राम है, हाँ, हर ज़िले में अभी पंजाब में तकरीबन 530 के आसपास ओट सेंटर्स चल रहे हैं। ओट सेंटर इज़ नथिंग बट अ हार्म रिडक्शन अप्रोच। उसी तरह से NACO के OSC प्रोग्राम्स हैं, ये सब हार्म रिडक्शन अप्रोच का हिस्सा है। तो आपके पास डिमांड रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे MSJE इसकी नोडल एजेंसी है। जब हम लोग सप्लाई रिडक्शन की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद जब हम हार्म रिडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। जैसे मैंने NACO का नाम लिया, NACO हेल्थ महकमा का एक डिपार्टमेंट है। उसी तरह स्टेट में आपने स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का नाम सुना होगा। जैसे दिल्ली में दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, यूपी में यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, राजस्थान में राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल। हर एक स्टेट में एक स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है जो NACO के तहत काम करता है और NACO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत काम करता है। और ये सारी सोसाइटीज़ HIV प्रिवेंशन का काम देखती हैं और इसीलिए ये लोग हार्म रिडक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अप्रोच समझ में आ गया। एक अगर आप ओपियोइड यूज़र का साइकिल देखेंगे, अगर मैं ऐसे प्लॉट करूं तो एक ओपियोइड यूज़र का जो साइकिल होता है डे का, ऐसे चलता है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये तकरीबन 4 से 6 घंटे का है। मतलब विड्रॉल हुआ, मैंने ड्रग लिया, ये पीक आया हाई, उसके बाद फिर विड्रॉल का स्टेज शुरू, फिर यहाँ पे मैं पहुँचा नेक्स्ट डोज, फिर डिप, फिर नेक्स्ट डोज, फिर डिप। तो मेरा जो 6 घंटे के ऊपर के बाद मुझे नशा चाहिए। अगर मैं डिपेंडेंट ओपियोइड यूज़र हूँ तो मुझे नशा चाहिए। एज ए रिजल्ट, पहले जैसे मैंने कहा था, मेरा पूरा दिन किस बात के लिए जा रहा है? अगर मैं डिपेंडेंट ओपियोइड यूज़र हूँ तो, या अल्कोहल यूज़र हूँ, मेरा पूरा दिन जा रहा है अगला डोज कहाँ से आएगा, किससे मैं खरीदूंगा, राइट? प्रोक्योरमेंट में, लेने में, और लेने के बाद जब इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन आ गया ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर उसके बाद उसके रिकवरी में, राइट? तो एज अ रिज़ल्ट इस पूरे प्रोसेस में मैं अपना कोई भी रूटीन का काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। ना घर के लिए मेरे पास वक्त है, ना अपने लिए वक्त है, ना मेरे काम के लिए मेरे पास वक्त है, किसी चीज़ के लिए कोई वक्त नहीं। मेरा जो सोशल लाइफ है या जो मेरा फंक्शनल लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये टैबलेट क्या करता है? ये जो टैबलेट है ये ऐसे जाता है और ये मेरा 24 घंटे का साइकिल है। मैंने दवा ली, 1 से 1.5 घंटे में हाई आ गया और वो हाई मेंटेन रहेगा कब तक? अगले 24 से 36 घंटे तक। एक बार मेरे जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं मेरे ब्रेन में वो सैचुरेट हो गए, वो फुल हो गए, तो फिर वहाँ पर फर्दर ओपियोइड को लाने की ज़रूरत आपको महसूस ही नहीं होती है। और ये सिलसिला कब तक चलता है? अगले 24 से 36 घंटे तक। तो अब मेरा ध्यान चूँकि ड्रग के ऊपर नहीं जा रहा है तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ पे वापस में मैं फैमिली में आ गया, मैं काम पे वापस चला गया, मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, एंटरटेनमेंट मेरा रिज्यूम हो गया। तो जो मैं 4-6 घंटे के बाद ड्रग के पीछे भागता रहता था, अब मैं उन सब चीज़ों से अलग हो गया, राइट? सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन OST एंड योर स्ट्रीट ड्रग। नंबर 2, ये दवा एज़ पर प्रोटोकॉल या एज़ पर गाइडलाइन डेली डिस्पेंस की जाती है। और डेली डिस्पेंसिंग का पर्पस क्या है? 24 से 36 घंटे तक असर है। तो आज आपने मान लेते हैं 9 बजे आपने दवा ली, अगले दिन 9 बजे तक आपको उसका असर पूरी तरह से दिखेगा, तो आपको स्ट्रीट ड्रग लेना नहीं है। अगले दिन आपका डोज का टाइम आ गया, तो आप फिर से वापस सेंटर में आओगे, दवा लोगे। डेली डिस्पेंसिंग इसलिए भी कहा जाता है कि आप लगातार डॉक्टर के टच में रहोगे। जब आप सेंटर में आ रहे हो, मान लेते हैं ये OSC सेंटर है, तो यहाँ पे 4 लोग बैठे होते हैं। एक डॉक्टर होता है, एक काउंसलर होता है, एक नर्स होती है और एक डेटा मैनेज करने वाला बंदा होता है। तो ऑब्वियसली जब मैं दवा लेने आ रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है उसका निदान करने के लिए।
मुझे साइकोलॉजिकल इशू है, काउंसलर बैठा हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए, और नर्स तो मुझे दवा देने के लिए बैठी हुई है। तो मुझे एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, मैं केवल दवा नहीं ले रहा हूँ, मुझे काउंसलिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, मुझे डॉक्टर का भी सपोर्ट मिल रहा है, और पीरियोडिक फॉलोअप में एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि डॉक्टर फिर डिसाइड करता है कि मेरा ट्रीटमेंट एज इट इज़ कब तक चलेगा, कब मुझे दवा घटाने की ज़रूरत है, कब मुझे अपने क्रेविंग को एड्रेस करने के लिए दवा को बढ़ाने की ज़रूरत है, कब मैं अपने दोस्तों के साथ इन्फ्लुएंस होकर कुछ और ड्रग में लेने की कोशिश करता हूँ, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एड्रेस होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। ये सिलसिला चलता है एज़ पर प्रोटोकॉल अप टू 3 मंथ्स, और ऐसा देखने में आया है, स्टडीज़ कहती हैं और प्रोग्राम का हमारा एक्सपीरियंस कहता है बाय 3rd मंथ यू बिकम वेरी स्टेबल, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने काम में वापस जाना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली काम में वापस जाना इसका मतलब है फिर आपका ध्यान पूरी तरह से काम पे है, बट आपको साथ में ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखना है, और काम पे अगर आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है तो उसके पहले आपको दवा भी चाहिए। तो फिर वहाँ पे एक टसल शुरू होता है कि मैं काम और ट्रीटमेंट को कैसे बैलेंस आउट करूँ, ठीक है। तो उस समय फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि ओके ठीक है, आपको काम पे जाना है, आप इम्प्रूव हो चुके हो, आई विल स्टार्ट गिविंग यू टेक होम डोज, मतलब मैं आपको 3-4 दिन की दवा दूंगा, बट उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो जो टेक होम होगा वो हम या तो पेशेंट को देंगे या पेशेंट के पेरेंट्स को देंगे या उसकी वाइफ को देंगे, और किसी को नहीं देंगे। और क्यों? हो सकता है मैं इनको अपना भाई बना के ले आऊँ, यहाँ जी मेरा भाई आ जाएगा, पता चला ये भाई नहीं है, ये दूसरा ड्रग यूज़र है, और ये दवा मेरे बिहाफ पे लेंगे और जाके इसको सेल आउट करेंगे, राइट। तो हम हर तरीके का जोड़ तोड़ देख के काम करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है, सो दैट हम ये इंश्योर कर पाएँ कि जो कंज्यूमर है या जो पेशेंट है ये दवा उस तक ही पहुँच रही है, किसी और के पास नहीं जा रही है। और उसका कारण है ये जो दवा है ये नार्कोटिक ड्रग है, किसी भी अस्पताल में किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ये केवल उन्हीं सेंटर्स में मिलता है जिनको लाइसेंस मिला होता है इस तरह के ट्रीटमेंट को करने का, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो या डी एडिक्शन सेंटर्स हो जैसे आप लोग कर सकते हैं, या ओएससी सेंटर्स हों या ओट सेंटर्स हों, दे आर गिवन द लाइसेंस और अथॉरिटी टू डिस्पेंस दिस काइंड ऑफ मेडिसिन, और उनको एक एक गोली का हिसाब रखना पड़ता है, राइट। तो 3 महीने के बाद टेक होम शुरू होता है, एंड देन एज यू परफॉर्म वो जो टेक होम का ड्यूरेशन है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, बट मैक्सिमम हम लोग 2 सप्ताह का टेक होम दे सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम टेक होम नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय का टेक होम देंगे तो फिर डॉक्टर के साथ जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, काउंसलर के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं हैं। फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आगे बढ़ता है। वही 3 स्ट्रैटेजी है, डिमांड रिडक्शन, सप्लाई रिडक्शन एंड हार्म रिडक्शन। एक और प्रोग्राम है टीआई में नीडल सिरिंज का, वो भी हार्म रिडक्शन अप्रोच का हिस्सा है, और बहुत सारे ऐसे टीआईज आप देखेंगे आपके एरिया में ऑपरेट होते हैं जो इस तरह का प्रोग्राम चलाते हैं। बट अल्टीमेटली वहाँ पर भी हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्टर्स को हम ओएसटी पर लेकर आएँ, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके जो इंजेक्टिंग एपिसोड्स हैं वो और फर्दर रिड्यूस होते चले जाएँ, और थोड़ा बहुत जो चांस रहता है HIV और हेपेटाइटिस का शेयरिंग की वजह से ट्रांसमिशन का, उसको हम वहीं पे रोक पाएँ। जब हम लोग ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग ओपियोइड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग इस बात को डिटर्मिन नहीं करते हैं कि ओपियोइड ओरल मोड में लिया जा रहा है या इंजेक्टिंग मोड में लिया जा रहा है, राइट। तो जो डिसऑर्डर्स हैं ओपियोइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसको ट्रीट करने के लिए OSC बना हुआ है ग्लोबली। हमारे यहाँ समस्या थोड़ी अलग है। समस्या अलग इसलिए है, NACO जो प्रोग्राम चलाती है या DSAX जो प्रोग्राम चला रहा है वो HIV प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव से चला रहा है, राइट। और HIV प्रिवेंशन में भी हम केवल एक सेगमेंट जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स का सेगमेंट है हम उसके ऊपर काम करते हैं। इसलिए जब मैं NACO प्रोग्राम की बात करता हूँ तो वो लिमिटेड है ओनली टू द इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, दैट इज़ नॉट ओपन फॉर ओरल यूजर्स। जो पंजाब सरकार का, जिसको हम लोग ओट के नाम से जानते हैं, आउट पेशेंट ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट, या
ओट को हम लोग OAT ओपियोइड एडिक्शन ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो आपको ये 2-3 टर्म्स सुनने को मिलेगा। तो पंजाब का जो प्रोग्राम है वो सबके लिए ओपन है। वहाँ पे बुक्की खाने वाला भी आ सकता है, हेरोइन स्निफ करने वाला भी आ सकता है, आईडी भी आ सकता है, फार्मास्यूटिकल ओपियोइड टैबलेट लेने वाला, ट्रामाडोल एडिक्शन वाला जो बंदा है वो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, स्मैक लेने वाला भी आ सकता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये मोर इंक्लूसिव है और यही कारण है कि आज के समय में आप बिलीव नहीं करेंगे, पंजाब में जो 530 ओट सेंटर चल रहे हैं उसमें 9 लाख से ज़्यादा मरीज आज तक रजिस्टर हो चुके हैं ट्रीटमेंट के लिए। 9 लाख, मोर देन 9 लाख। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम है ये। इससे ज़्यादा कवरेज और कहीं पर ग्लोबली एक प्रोविंस में नहीं देखा गया या एक स्टेट में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा गया, राइट। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हर तरह के ओपियोइड डिपेंडेंट्स आ सकते हैं। दूसरे स्टेट्स में ऐसा नहीं है। दूसरे स्टेट्स में हमारा फोकस HIV पर्सपेक्टिव से ही है और केवल इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स तक लिमिटेड है। बट आइडियली होना क्या चाहिए, इट शुड बी ओपन टू ऑल। और ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करने से हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं इंजेक्ट करूंगा तभी मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। तो आप पहले मुझे इंजेक्टर बना रहे हो, पहले आप बोल रहे हो कि पहले मरीज बन जाओ तब मैं इलाज करूंगा। आप मुझे प्रिवेंट करने के लिए इलाज नहीं कर रहे हो मेरा। और ऑब्वियसली जब मैं इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र बनता हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं एक साथ। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, HIV हेपेटाइटिस C का। एब्सेस होते हैं, लोगों का हाथ पैर काटना पड़ता है गैंग्रीन जब होता है तो, राइट। तो वहाँ की समस्याएं जो हैं वो और भी ज़्यादा जटिल होती हैं एज़ कम्पेयर टू ओरल ड्रग यूज़र। तो सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम आपको इन अ सेंस गाइड कर रहा है कि अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो पहले ये बन जाओ तब मैं सर्विस दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। बट दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है। कायदे से हर इरका में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, ओपियोइड के हर तरह के केसेस आपके पास आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को भी इस OSC प्रोग्राम को इन टोटलिटी काइंड ऑफ अडॉप्ट करना चाहिए और डिमांड रिडक्शन के साथ साथ हार्म रिडक्शन अप्रोच को एक साथ मिक्स करके हमें बढ़ना चाहिए। और उसका कारण है ये है, जो नेशनल सर्वे का डेटा देखेंगे उसमें रिकमेंडेशन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 100 मरीज में से केवल 10 मरीज ऐसे होते हैं जिनको इन हाउस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 90 मरीज ऐसे हैं जिनको आप OPD बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ड्रग एडिक्शन सेंटर में क्या होता है, रिहैब में क्या होता है, ये आप सबको पता है। आपके पास जो मरीज आते हैं उनमें से कुछ मरीज ऐसे होंगे जो एट रिस्क होंगे फॉर HIV। और एज ए काउंसलर हमें पता होना चाहिए HIV क्या है, हेपेटाइटिस B C क्या है, ताकि हम लोगों को काउंसल कर पाएँ और उनको सर्विसेज दे पाएँ। और इसी जगह पे मैं आपको एक टर्म के साथ में इंट्रोड्यूस करता हूँ, दैट इज़ रेफरल लिंकेजेस। इसका कोई मतलब बताएंगे? रेफरल लिंकेजेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है एक इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ड्रग यूज़र हूँ, बट मेरे मल्टीपल नीड्स हैं और जो मेरा दूसरा साथी इंडिविजुअल हो सकता है उसके नीड्स मुझसे ज़्यादा हो या मुझसे कम हो, बट हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग है। ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसी संस्थाओं को मैप आउट करते हैं कि आपके शहर में अगर मुझे HIV के ऊपर ट्रीटमेंट देना है तो कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे ART सेंटर है, कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे हेप्सी का ट्रीटमेंट मिलता है, कौन सा डॉक्टर है जो हेप्सी का ट्रीटमेंट देता है। और जनरली हम ऐसी संस्थाओं को मैप करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देता है, राइट। पेड वाला तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको संस्थाएं ढूंढनी होती है। उसी तरह से वोकेशनल रिहैबिलिटेशन पे काम करने वाली संस्था कौन सी है। तो एज ए इरका ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति आता है और जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में आप उन सारे मुद्दों को एक्सप्लोर कीजिए जो उसकी ज़रूरत के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता हो या कनेक्ट करता हो, राइट। फिर आप ट्रीटमेंट के बाद आप उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप उन संस्थाओं के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके पास हर महीने में मान लेते हैं 15-20 मरीज आ रहे हैं, राइट।
आपने सुबह में कहा कि मेजॉरिटी उसमें से ओपियोइड यूज़र्स हैं, 18 से 35 साल के हैं। आपने कहा उनमें से अच्छे खासे इंजेक्टर्स हैं। मुझे पता है कि उनके बीच में HIV होने की संभावना या उनका जो रिस्क है या हेपेटाइटिस सी का रिस्क जो है वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। मैं क्या करूँगा, जिस स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का प्रोग्राम मेरे प्रदेश में चल रहा है, मैं उनके साथ बातचीत करूँगा और मैं उनको बोलूँगा कि मेरे सेंटर को आप एक FICTC बना दो, फैसिलिटी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। उसमें क्या होता है, वो अपना जो टेस्टिंग किट होता है वो आपके यहाँ रख देते हैं, आपको ट्रेन कर देंगे कि आपके पास जो भी मरीज़ आता है, एक खून का एक छोटा सा बूंद लेना है, प्रिक करना है, और एक जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट का किट आता है ना, उसमें आप वो 2 बूंद डालोगे, आपको 10 या 15 मिनट में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 2 लाइन आ गई इसका मतलब पॉजिटिव है, 1 लाइन है इसका मतलब है नेगेटिव है। तो ये स्क्रीनिंग हो गई। उसका फ़ायदा क्या हुआ, उस मरीज़ को उस टेस्ट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके छत के नीचे मिल गया। अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल में ICTC है, वहाँ पे जाके उसका कंफर्मेशन टेस्ट करवाएंगे। अगर वो वहाँ पे कंफर्म पॉजिटिव आ गया तो फिर आप उसको ART के लिए जोड़ देंगे। तो अब HIV के साथ भी उसको अपने आप को ट्रीट करना है और ड्रग का भी ट्रीटमेंट लेना है। तो अब डॉक्टर डिसाइड करेगा उसके लिए प्रायोरिटी क्या है, HIV प्रायोरिटी है या ड्रग प्रायोरिटी है, या दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बट इस बात का पता होना कि मेरे शरीर में और कौन सी बीमारी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ आपने ड्रग के लिए तो ट्रीट कर लिया, बट वो बीमार इसलिए है या आपके ट्रीटमेंट को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बिकॉज उसके शरीर में दूसरा वायरस है जो उसको और ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है इंजेक्टर्स के बीच में, और उसका इलाज है हमारे पास 3 महीने का 6 महीने का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बट स्क्रीन करना और उसको ट्रीटमेंट के साथ जोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके समय में इरका के प्रोग्राम में कम्प्लीटली मिसिंग है। राइट, तो हम सबको सोचना पड़ेगा। सुबह में बात हो रही थी ना, क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम कैसे हम इम्प्रूव करें। क्वालिटी ऐसे इम्प्रूव होगा, कैसे आप एक इंडिविजुअल के मल्टीपल नीड्स को आप एड्रेस करना शुरू कर रहे हैं। अगर मुझे 4 डॉक्टर के पास अलग अलग जाना अच्छा नहीं लगता है, एक के पास अगर मुझे चारों सर्विसेज मिल जाए तो उसी तरह से उस व्यक्ति को जो आपके इरका में आ रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। अगर हम बेसिक लिंकेजेस के माध्यम से वो सारी सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे उनको देना शुरू कर दें। हेप सी स्क्रीनिंग बहुत आसान है। आपके जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम है, आप उनको कनेक्ट कीजिए, आप उनको बोलिए कि हमारे यहाँ इस तरह के मरीज़ आते हैं, आप मुझे टेस्टिंग किट दे दीजिए, दे विल गिव यू, वो आपको दे देंगे। आपको स्क्रीन करना है, और स्क्रीन करने में आपको हो सकता है महीने में 1 आध केस मिले, जैसे ही मिलता है आप उसको ट्रीटमेंट के साथ जोड़ दीजिए। तो ऐसे में ना केवल हॉस्पिटल ट्रीट कर रहा है बल्कि आप भी लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, और ऐसे में आपका जो ट्रीटमेंट का यूनिवर्स है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अपने प्रोग्राम में रेफरल एंड लिंकेजेस को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हुए, मैप आउट करते हुए इस पे काम करना आप लोग शुरू कीजिए। HIV के बारे में कितने लोग जानते हैं आप में से? अगर हम कंप्लीट जानकारी नहीं देंगे तो फिर हम मिथ्स को हमारे बीच से हम निकाल नहीं पाएंगे। असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, मेरी पार्टनर है, मेरे 2 पार्टनर हैं, राइट, वो भी नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव, और मैं मान के चल रहा हूँ कि उनके और फर्दर पार्टनर नहीं है, मुझे HIV होगा? मुझे HIV नहीं होगा, बिकॉज 3 लोग हैं पार्टनरशिप में, तीनों में से किसी को HIV नहीं है और मेरे और फर्दर पार्टनर्स नहीं हैं, बट मेरे 1 से ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप तो है ना, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस शब्द का इस्तेमाल करना इन्फेक्टेड पार्टनर से असुरक्षित यौन संबंध बनाने पे, या इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज की शेयरिंग से, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड या इन्फेक्टेड ब्लड का इस्तेमाल करने से। तो वो जो टर्म इन्फेक्टेड है वो बहुत क्रिटिकल है। तो जब आप जानकारी देते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी देनी है, राइट। अदरवाइज अगर आप कंप्लीट जानकारी नहीं देते हैं तो आप एक डर का माहौल बना रहे हैं। बोलते हैं ना असुरक्षित यौन संबंध, या बिना कॉन्डम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना। पति पत्नी के बीच में कॉन्डम ज़रूरी नहीं है कि वो इस्तेमाल करेंगे, वो
प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं, राइट। अगर ओव्यूलेशन पीरियड नहीं है तो हो सकता है वो कॉन्डम का इस्तेमाल ना करें, उनकी चॉइस है, हम उसको असुरक्षित तो नहीं बोलेंगे, राइट। बट पति पत्नी के बीच में अगर कोई एक पॉजिटिव है, ऑब्वियसली वहाँ पर उसको रिस्क है HIV मिलने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप मैसेज दें, और आपके लिए एज ए काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक लेमैन बोले तो अलग बात है। सेक्सुअल नीड हम सब एडल्ट्स की है, राइट। और ऑब्वियसली बात है जो सेक्सुअल एनकाउंटर्स होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो कहीं प्रोपोर्शन में इतने बड़े हैं एज कम्पेयर टू इंजेक्टिंग ड्रग यूज़ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप में से कितने लोगों का हुआ है आज तक ज़िंदगी में? किसी का हुआ है? आपका हुआ है? मतलब 30 लोग बैठे हुए हैं, इसमें एक व्यक्ति। जितने भी मैरिड हैं, सेक्सुअल लाइफ आप सबकी रही होगी या होगी, राइट। ड्रग यूज़र का नंबर जो है वो बड़ा छोटा है। पूरे कंट्री भर में अगर मैं देख लूँ, अपने एस्टीमेट को भी देख लूँ, तो 8 साढ़े 8 लाख लोग, छोटा सा मिनिस्कुअल परसेंटेज है। तो आप जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो सेक्सुअल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कि अगर उसमें 0.001% भी होगा, वो ट्रांसलेट अगर हम करेंगे तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा। जैसे मैं यूपी का एग्जांपल दे रहा था, यूपी में प्रेवलेंस 2% है, बट आपकी जनसंख्या 27 करोड़। अगर मैं 10 से 75 वाला 20 करोड़ भी ले लेता हूँ तो 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 2%, आपका नंबर बड़ा हो जाएगा। वो नंबर जो छोटे प्रदेश हैं उसमें भले वो 10% हो, वो नंबर कम आएगा, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से या जो सेक्सुअल एक्टिविटी का वॉल्यूम है उसकी वजह से, इवन इफ इट इज़ 0.001%, वो 85% हमारा कंट्रीब्यूशन HIV के फैलने में सेक्सुअल रूट से हमें देखने को मिलता है। बट इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी अगर मैं बात करूं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एफिकेसी 100% है। अगर आपको HIV पॉजिटिव ब्लड मिला, आपको कोई नहीं बचा सकता है, आपको वायरस मिलेगा ही मिलेगा। फॉलोड बाय इंजेक्टिंग ड्रग यूज़, उसमें आपकी जो संभावना होती है वो 0.05% होती है। तो 0.001% और 0.05% देख लीजिए, तो वहाँ पर संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एनकाउंटर्स और वॉल्यूम, उसकी वजह से हमें इतना बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। तो ये बात लोगों के बीच में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, 4 अगर मेरे तरीके हैं तो प्रिवेंशन के उपाय भी कितने होंगे? 4। क्या क्या हो सकते हैं? सुई के लिए हम शेयरिंग ना करें, हाँ। तो हम जब भी मैं इंजेक्ट करूंगा तो एक फ्रेश नीडल एंड सिरिंज का मैं इस्तेमाल करूंगा, अपनी सुई सिरिंज में किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। ना केवल इंजेक्ट करते समय जो ड्रग का प्रिपरेशन होता है उसको भी साझा नहीं करना है। हम ड्रग बनाते हैं, जैसे स्मैक है, मैंने आपको सुबह में बताया था, स्मैक को लोग क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स करते हैं, गर्म करते हैं, मेरा प्रिपरेशन तैयार है। बट एक प्रिपरेशन बना और उससे 4 लोग उससे ले रहे हैं। और जनरली इंजेक्टर्स की टेंडेंसी क्या होती है, हम वेन ढूंढने के लिए क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा हम ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हमें लगता है अच्छा यहाँ पे वेन है, तो ब्लड जो ड्रॉ हुआ वो फिर आपके उस लिक्विड में मिक्स हुआ, उससे फिर वायरस के एक से दूसरे में जाने की संभावना वहाँ पर बन जाती है। तो हम केवल सुई सिरिंज के साझा करने की बात ही नहीं केवल करते हैं, जो कुकर है जिसमें वो बनता है, ड्रग बनता है, या जिसको हम इंजेक्टिंग पैराफिनेलिया कहते हैं, उसको भी हम साझा करने की बात नहीं करते हैं। इन केस ऑफ अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, हम लोग कहते हैं कि अगर आपका सेक्सुअल डेब्यू नहीं हुआ है, मतलब अनलेस यू आर मैरिड, राइट, तो उस एज तक आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना चाहिए। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी, देन इन दैट केस सर्टनली ईच एंड एवरी एपिसोड शुड बी प्रोटेक्टेड विद द यूज ऑफ कॉन्डम, राइट। मैरिड लाइफ में ऑब्वियसली वंस यू आर मैरिड, ट्राई टू हैव जस्ट वन पार्टनर। HIV में हम लोग HIV की बात नहीं करते, हम लोग STI की भी बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। HIV इज़ वन ऑफ द STI, राइट। उसके अलावा बहुत सारे STIs हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, बहुत सारे ऐसे STIs हैं जो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब सेक्सुअल रूट से ही एक से दूसरे में जाता है। तो उसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि हमारा हर सेक्सुअल एपिसोड
प्रोटेक्टेड हो विद द यूज़ ऑफ कॉन्डम। और जब हम कॉन्डम की बात करते हैं तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और कॉन्डम का सही इस्तेमाल ना पता होने की वजह से कॉन्डम रप्चर होता है, और ऐसी स्थिति में आपको STI मिलता है, HIV मिलता है, प्रेगनेंसी भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो एज अ काउंसलर ये फिर हमारा रोल बनता है कि जब भी हम कॉन्डम की बात करें तो लोगों को कॉन्डम डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं भी। और कॉन्डम डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब है कि आपके सेंटर में पेनिस मॉडल होना चाहिए, आपके सेंटर में कॉन्डम होना चाहिए, आप उसके ऊपर चर्चा करें, आप लोगों से डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं या उनको बोलें डेमोन्स्ट्रेट करो, तब जाकर हम लोगों को इक्विप कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ टू यूज़ कॉन्डम करेक्टली। हम जनरली अपने प्रोग्राम में सेक्सुअल इश्यूज़ पे बात ही नहीं करते। क्या आपको लगता है एक व्यक्ति जो नशे की स्थिति में है कॉन्डम का इस्तेमाल करेगा इफ़ ही इज़ विजिटिंग अ सेक्स वर्कर? कभी नहीं करता है। और आपको लगता है कि हम में से जो ड्रग यूजिंग पॉपुलेशन के बीच में काम करते हैं, ड्रग यूजिंग पॉपुलेशन सेक्स वर्कर के पास नहीं जाते हैं? ड्रग के अलावा उसकी और 10 चीज़ें हैं जिसको हमें एड्रेस करना है। जनरली मैं जब सेंटर्स विज़िट करता हूँ या मैं HIV प्रोग्राम की बात करता हूँ, जब हम लोग इनटेक असेसमेंट फॉर्म देखते हैं तो उसमें जो सेक्सुअल हिस्ट्री वाला पार्ट होता है वो हमेशा ब्लैंक रहता है। तो सेक्सुअल रूट हमने बता कर लिया, प्री मैरिज क्या लेना है, पोस्ट मैरिज क्या लेना है, इंजेक्टिंग रूट हमने ले लिया, मदर टू चाइल्ड हमारे पास ड्रग अवेलेबल है, सो द पर्सन कैन बी ट्रीटेड, बेबी कैन बी ट्रीटेड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब के समय में जितने भी ब्लड बैंक्स हैं 5 टेस्ट होते हैं, उसके बाद उस ब्लड को हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं, और उन 5 टेस्ट में HIV है, सिफिलिस है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस B है और इन 5 को टेस्ट करने के बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको रेयर केसेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, और वो तब होता है व्हेन यू नीड ट्रांसफ्यूजन और आपके पास ब्लड बैंक में ब्लड बैग अवेलेबल नहीं है, स्टोर्ड ब्लड अवेलेबल नहीं है, और रिप्लेसमेंट के तौर पे आप किसी को भी लेकर आते हैं और उसका ट्रांसफ्यूजन वहाँ पे करवाते हैं। जिनका ड्रग हिस्ट्री होगा, जिनका सेक्सुअल हिस्ट्री होगा, ऐसे लोगों को हम ब्लड डोनेशन कैंप में उनके ब्लड को हम लेते नहीं हैं, और एज अ रिज़ल्ट फिर इस तरह के हाई रिस्क ग्रुप का जो कंट्रीब्यूशन होता है ब्लड डोनेशन में पहले ही सिस्टम से निकाल दिया जाता है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में काम करें तो आप एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करें, और जितने भी लोग आपके सिस्टम में आ रहे हैं उनकी HIV स्क्रीनिंग ज़रूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक पैसा खर्चा नहीं करना है। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ टू गेट द किट्स फ्रॉम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपके पास आई एम श्योर ड्रग रखने के लिए फ्रिज होता है इरका में, उसी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे आपको वो किट रखना है। जितने लोग आएँ स्क्रीन कर लीजिए, जो पॉजिटिव आए उनको कंफर्मेशन के लिए भेज दीजिए हॉस्पिटल में, और वहाँ से फिर उनका ART फिर लिंकेज हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप सिस्टम को हल्का ट्वीक करके आप जितनी भी सुविधाएं एक ड्रग यूज़र को चाहिए वो एक छत के नीचे उनको दे पाने की स्थिति में आ जाएंगे। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे आपके यहाँ जो फ्लो है क्लाइंट का वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा।